मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, डॉक्टर भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है, मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आज़ाद हुआ हूँ और अधिक बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। आदाब दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 21 अगस्त को ख्याति प्राप्त पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ एक गंभीर एफआईआर दर्ज की है। और इस एफआईआर के चलते मुझे हरिओम पवार की यह कविता याद हो आई जो मैंने अभी आपको सुनाई। उसकी कुछ पंक्तियां मैंने आपको सुनाई। एफआईआर कहती है कि अभिसार शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें असम सरकार और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की नीतियों की आलोचना की गई है। वीडियो में कथित रूप से कहा गया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर टिकी है। मुख्यमंत्री सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और राम राज्य जैसी अवधारणाओं को उपयोग में लाकर राजनीतिक ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं, ऐसा एफआईआर में कहा गया है। शिकायतकर्ता आलोक बरवा, अभी आलोक बरवा कौन है मैं नहीं जानता हूं, कोई आहत व्यक्ति हैं। अभिसार शर्मा जी की बातों से वो आहत हो गए हैं और ये मात्र 23 बरस के हैं एफआईआर के अनुसार। और इन्होंने ये शिकायत की है कि ऐसे बयान इस वीडियो में शामिल हैं जिनमें धार्मिक आधार पर नफरत, अशांति और वैमनस्य फैलने का खतरा है। एफआईआर में अभिसार शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने भारत सरकार और असम सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की, जिससे देश के एकता और अखंडता पर खतरा हो सकता है, ये एफआईआर कहती है। वैसे देखिए कितनी मजाक है। जो असली एफआईआर होती हैं, असली मुद्दे होते हैं, रेप के मुद्दे होते हैं, हत्या के मुद्दे होते हैं, कई मुद्दे होते हैं, उनके लिए शिकायतकर्ता थानों के चक्कर काटता रहता है, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं होती हैं। हालिया दिनों में मेरी एक मित्र हैं, उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ है। वो दिल्ली की कई थानों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर भटक रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभिसार शर्मा जैसे लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार अपना एक वीडियो डालते हैं, जो उनका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर वो अपनी बात कहते हैं और एक 23 बरस का बालक उससे आहत होता है और असम की पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेती है। इस एफआईआर में बीएनएस की 3 धाराएं लगाई गई हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196 और 197। ये 3 धाराएं गंभीर हैं और ये गैर जमानती भी हैं। धारा 152 के तहत 7 बरस की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है यदि देशद्रोह प्रमाणित हो, जबकि धारा 196 और 197 में 3 से 5 साल की सजा है और जुर्माना है। पुलिस के मुताबिक अभिसार शर्मा के बयान जागरूक रूप से सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले हैं। एफआईआर में यह भी आरोप है कि उनके वीडियो के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदायों में विभाजनकारी चर्चा शुरू हुई, जिसमें कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में कहा है कि वीडियो सरकार पर अविश्वास पैदा करता है, असम सरकार पर, और असम की सामाजिक एकता को कमज़ोर करता है। तो चलिए एक बार संक्षेप में इन धाराओं के बारे में समझ लें। एफआईआर में धारा 152 लगाई गई है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाले कार्यों से संबंधित है। इसमें 7 साल की कैद है और जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है यदि प्रमाणित हो गया। यह गैर जमानती धारा है और पुलिस इसमें चाहे तो सीधे गिरफ्तारी भी कर सकती है या फिर अंजेश कुमार गाइडलाइन के तहत नोटिस भेज के अभियुक्त को बुलाकर उससे पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इस धारा के तहत एक बड़ा अपवाद है। यदि कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है लेकिन विद्रोह या हिंसा भड़काने का उद्देश्य नहीं है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 196 धार्मिक, भाषाई, जातीय या क्षेत्रीय आधार पर 2 समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाले बयान को अपराध मानती है। आम परिस्थितियों में 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, जबकि यदि बयान किसी धार्मिक स्थल या पूजा स्थल से जुड़ा हो तो सजा 5 साल तक बढ़ सकती है। धारा 197 उन बयानों से संबंधित है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करते हैं या भ्रामक और गलत जानकारियों के लिए सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें भी अधिकतम 5 साल तक की सजा है, लेकिन यह भी गैर जमानती धारा है।
अब आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9(1) पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें शामिल है राष्ट्र की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द, मानहानि, सार्वजनिक शांति। इस मामले में विवाद का मूल बिंदु यही है कि क्या अभिसार शर्मा का वीडियो सरकार की आलोचना है या सांप्रदायिक नफरत फैलाने का प्रयास। यह वीडियो केवल राजनीतिक नीतियों पर प्रश्न उठा रहा है तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। और यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी स्पष्ट होगा इस वीडियो में अभिसार शर्मा उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। वो यही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म को हथियार बनाकर इन दिनों राजनीति की जा रही है। बहरहाल, यदि अदालत यह माने कि वीडियो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भड़काता है तो यह मामला आपराधिक श्रेणी में आ सकता है। पत्रकारों पर पूर्व में दर्ज मामले असम और अन्य राज्य सरकारों में लगातार होते रहे हैं। कई पत्रकारों पर इससे पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2021 में, यदि आप लोगों को याद हो, तो मनोज दुबे के खिलाफ फेसबुक में एक पोस्ट डालने पर 124A और 153A आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ था, जो बाद में, जैसा कि होना था, खारिज हो गया। 2022 में अजीत भुइयां पर एनआरसी रिपोर्टिंग को लेकर 153A और आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। 2023 में पराग भुइयां की खनन माफिया पर रिपोर्टिंग के बाद हत्या हाई प्रोफाइल केस बना। 2024 पर जीत शर्मा पर एनआरसी के खिलाफ रिपोर्टिंग में 153A और 505 आईपीसी लगाई गई थी। वो केस अभी चल रहा है। असम पुलिस ने अभी कुछ समय पहले ही द वायर, जो एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, अंग्रेजी में है मूल रूप से और हिंदी वर्जन भी है, द वायर के वरिष्ठ संपादक और संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन और ख्याति प्राप्त पत्रकार करण थापर के खिलाफ धारा 152 भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की। इस मामले का मुख्य कारण था एक आलेख जिसका शीर्षक है इंडियन एयरफोर्स लॉस फाइटर जेट टू पाक बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप्स कॉन्स्टेंट। ये ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड रिपोर्ट थी, जिसमें सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर ने बताया था, उनका कहना था कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट इसलिए पाकिस्तान के हाथों गिरा दिए गए क्योंकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इंडियन एयरफोर्स के हाथ बांध दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस एफआईआर पर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है 23 अगस्त को। यह आदेश है कि सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर की गिरफ्तारी को रोकते हुए वरदराजन और थापर को अंतरिम सुरक्षा, जिसे हम लीगल टर्म्स में एंट्रिम प्रोटेक्शन कहते हैं, और ये कोर्ट ने कहा है कि यदि वे जांच में सहयोग करें तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करना सदियों पुराना सिडिशन कानून का नया रूप हो सकता है और यह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक सजग चेतावनी है। एक और एफआईआर हुई थी वायर पर, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद की रिपोर्टिंग को आधार बनाकर सत्ता विरोधी बयान, झूठी जानकारी, सार्वजनिक अशांति फैलाने का आरोप लगाया गया। आपको बता दूं, इसमें हालिया समय में दिवंगत हुए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पाकिस्तानी पत्रकार नाजम सेठी जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक नाम भी शामिल थे। इससे ये सिद्ध होता है कि असम पुलिस इन दिनों ताबड़तोड़ एफआईआर कर रही है हर उस व्यक्ति के खिलाफ जो असम सरकार के दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कई बार यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि राजनीतिक आलोचना को अपराध नहीं माना जा सकता है जब तक कि बयान हिंसा, सांप्रदायिक वैमनस्य या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से ना बढ़ावा दे। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा था कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना, यहाँ तक कि कठोर शब्दों में भी आलोचना करना अपराध नहीं बनता। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार, ये बहुत पुराना एक मसला था 1962 का, जिसमें केदारनाथ सिंह एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको सरकार की आलोचना करने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। इसमें जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, आज भी कोर्ट होता है, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक आलोचना तब तक अपराध नहीं हो सकती जब तक कि वह स्पष्ट रूप से हिंसा या विद्रोह के लिए ना उकसाती हो। अभिसार शर्मा पर दर्ज मामला केवल एक पत्रकार की रिपोर्टिंग का मुद्दा नहीं है, इसको समझिएगा, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राज्य की दमनकारी कार्रवाई का प्रतीक है। ऐसा ही मामला सिद्धार्थ वरदराजन साहब और करण थापर का मामला भी है तथा अन्य पत्रकारों पर जो मुकदमे इन दिनों लगातार दर्ज हो रहे हैं, वे सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ते हैं।
एफआईआर में गंभीर धाराएं हैं, लेकिन अदालत पर इनका टिकना मेरी समझ से संभव नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो देख चुका हूं। उसमें अभिसार शर्मा ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं जो देशद्रोह या राष्ट्र की अखंडता या समुदायों के बीच में वैमनस्यता बढ़ाने का काम कर रहा हो। यदि वीडियो में सिर्फ सरकार की आलोचना है तो यह संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत सुरक्षित है। हमें यह समझना होगा कि यह केस अब अभिसार शर्मा, करण थापर, वरदराजन इत्यादि का नहीं, बल्कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान प्रदत्त अधिकारों की स्वतंत्रता से जुड़ता है, उनकी रक्षा से जुड़ता है। मैं अपने इस बात का समापन फिर एक बार हरिओम पवार की इस कविता की कुछ लाइनों से करना चाहता हूँ कि किस प्रकार संविधान का, जब से संविधान बना और लागू किया गया, अंगीकृत किया गया, तब से ही उसका कैसा अपहरण किया गया है, कैसे संविधान का अपमान किया गया है। हरिओम पवार कहते हैं, मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फ़र्क व्यवस्था कर दी। गौर कीजिएगा, ये संविधान बोल रहा है हरिओम पवार के शब्दों में। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फ़र्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हाथ से हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा वनवासी है, कायरता के घर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सूती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। डाकू को गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चरण हुआ है, क्या आपराधिक चरण हुआ है। मेरा भी अपहरण हुआ है, मैं चोटिल हूँ, शक्त विक्षिप्त हूँ। मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले में से बोल रहा हूँ। जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कस्में खाता है। सबने कस्मों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है। जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कद घटता है। यह शासन की नाकामी है, मेरी तो बदनामी है। दागी चेहरों वाली संसद चंबल घाटी दिख रही है। सांसदों की आवाज़ों में हल्दी घाटी छींक रही है। मेरा संसद से सड़कों तक चीरहरण जैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो, क्या कलयुग ऐसा होता है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मारे चांटे। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लहू में लथपथ होकर, संविधान बोल रहा है, मैं लहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। शायद नया खून जागेगा, इसलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। धन्यवाद।